सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महरूख शहरियार और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, सियासत में कोई लफ्ज़ हरफे आखिर नहीं होता। आज के हलीफ कल के हरीफ हो सकते हैं और जो कल हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे वो आज हाथों में हाथ डालकर साथ चलते दिखाई भी दे सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। हुकूमत अपनी एक साला कारकर्दगी पर खासी मसरूर और खुश नज़र आ रही है। अपनी कारकर्दगी के बारे में उनका कहना है कि वो शानदार रही है। ना दहिंदगी की दहलीज पर खड़े मुल्क को एक साल की कलील मुद्दत में दिवालिया होने से बचाकर इक़्तिसादी बहाली की शाहराह पर लाना किसी करिश्मे से कम नहीं, लेकिन हुकूमत की इस कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी को बराबर का क्रेडिट तो बनता है, जो हुकूमत के साथ कांधे से कांधा मिलाकर न सिर्फ खड़ी रही बल्कि बहुत अहम और मुश्किल फैसलों में भी साथ दिया। एक साल में पहले तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पंजाब में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रही और इख्तलाफात हद से ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन जब से सिंध के कैनाल के मामले ने तूल पकड़ा तो मामला उरूज पकड़ गया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पानी ज़िंदगी और मौत का मसला है, इस पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता, जबकि नून लीग ज़िद है कि नहरें हर सूरत निकाल कर ही दम लेंगे। अब देखना यह है कि आगे आने वाले अरसे में होता क्या है। अभी भी वक्त है, हुकूमत होश के नाखून ले, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है, वरना फिर न कहना कि खबर न हुई। कल ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लाहौर में बैठक हुई है, जिसमें दोनों पार्टियों ने साथ चलने पर इत्तेफाक भी कर लिया है। कैनाल समेत दीगर मामलात पर खुलकर बातचीत हुई है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी और एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी, लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर किसी को भी जिम्मेदार करार देना कौमी अलमिया बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान भी हसन मुर्तज़ा के हम आवाज़ नजर आए। कहा कि सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करे, पानी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कुछ गैर फितरी नहीं है। दूसरी जानिब सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता भी किया है, जिसमें राना सना ने कहा है कि नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किसी हद तक तैयार होती नज़र तो आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैनाल के मामले पर मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां कम होंगी? क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी? दूसरी जानिब आज की अगर बात कर ली जाए तो JUI का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ जो बहुत अरसे से मौलाना से उम्मीद लगाए बैठी थी कि पिक्चर क्लियर हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ को सुर्ख झंडी दिखा दी है। अब तहरीक इंसाफ किसके साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देगी, ये भी एक सवाल बन चुका है। मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान KP मुस्लिम लीग नून, उनको वेलकम कहेंगे। साथ ही साथ हसन मुर्तज़ा सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमारा साथ देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, क्या समझ रहे हैं, हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहरों वाला मामला कहाँ तक जाता नज़र आ रहा है? क्या हुकूमत ने वाकई में तमाम तर शराइत मान ली हैं? क्या ये मुतालबात अब पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग कुछ दो की शर्त रखी गई है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए, लो दो की कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है ये बड़े लीडरों का बनाया हुआ इत्तेहाद है, और दोनों जानिब जो लीडरान हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, दूसरी साइड पर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इनका जो इकट्ठ हुआ है, ये जो इकट्ठे हुए हैं वो बड़े नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये इत्तेहाद जो बनाया गया था उस वक्त ये टूटते पाकिस्तान को बचाने के लिए इन्होंने ये स्टीयरिंग व्हील पर आए थे। तो ये बीच में ये छोटी मोटी बातें जो हैं ये इसी तरह मसाइल उठते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये जिस वक्त भी ज़रूरत होती है और जब भी
कायदीन का आपस में बैठने का वक्त आता है और वो इकट्ठे होते हैं तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इख्तियार वली साहब, कता कलामी की माजरत, ये छोटे मोटे मसाइल तो हमने भी देखे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जो कुछ हुआ, फिर बड़े सारे मामलात हुए कि बिलावल की नाराज़गी, फिर उनको मनाना करना, लेकिन ये जो नहरों वाला मामला है ये तो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि धमकियाँ दी जा रही हैं, बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि भाई अगर ये नहीं माना गया तो फिर हम हुकूमत से राहें जुदा कर लेंगे, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब हम राहें जुदा कर लेंगे तो फिर हुकूमत नहीं ठहर सकेगी। नहीं, वो देखें, ये आपको मैं बताता हूँ, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनको अपना मौक़िफ़ देने का जो है भरपूर हक है। सबसे पहले बात तो ये है कि जिस बात पे नाराज़गी है या जिस पे एतराज़ है, उस नहर, उस कैनाल की कोई अगर खुदाई हुई है, उसकी कोई वीडियो हो, उस पर कोई काम शुरू हो तो बंदा आगे बात करे। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो दूसरी बात फिर अश्योरेंस की होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में द सीनियर मोस्ट लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत को और उनके कारकुनों को अश्योर कर दिया था। फिर जो था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी उस पर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि कोई भी एक बूंद पानी सिंध का नहीं चुराया जाएगा और नहीं काटा जाएगा। हाँ, अभी मतलब इस पे अगर पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि कुछ और लोगों ने या कुछ ऐसी कुव्वतें होती हैं जो इतने अच्छे देरपा और मजबूत इत्तेहाद को सबोटाज करने के लिए अपने स्टंट्स मारते और छोड़ते रहते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये मसला जो था ये मसला नहीं रहा और ये बड़े लीडरों ने इसको टेकल कर लिया है और वो उसी लेवल पर हो जाएगा। मेरी और हसन मुर्तज़ा साहब की, हम उनके तर्जुमान हैं उन जमातों के और इन लीडरों के। हमने ये इत्तेहाद ना हमने बनाया है और ना हम इसको तोड़ सकते। सही। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या समझ रहे हैं आप, वाकई ये मामला हल की तरफ जा रहा है या ये हल हो चुका है? जिस तरह से अभी इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि अब इस मामले को टेकअप कर लिया गया है, कोई अभाम बाकी नहीं रहा, होने क्या जा रहा है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप लोगों की जानिब से मजीद मुतालबात हो रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि बस अब फैसला करवा के उठना है? देखिए, जिस तरह से इंतजार वली साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि इस पे कोई काम नहीं हुआ और अल्लाह करे ना हो। ये मामला जो है या ये वजह नहीं बननी चाहिए हमारे इत्तेहाद के ख़त्म होने की, क्योंकि इस इत्तेहाद के ख़त्म होने से ये महज एक सियासी इत्तेहाद ख़त्म नहीं होना। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और ये एक और इजाफा है उन चैलेंजेस में, इन नई नहरों की खुदाई का या बनाने का। तो इसलिए ये ना होना ही बेहतर है और ये ना हमारे मुल्क के लिए ये मुफीद है और मुनासिब है, ना ही ये टाइम है ऐसी चीजों का। और हमारी क़ियादतें, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़े बड़े इश्यूज को रिजॉल्व भी किया, 18वीं तरमीम जैसी तरामीम भी की, 73 जैसे आइन भी इस मुल्क को दिए, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस मुल्क को एटमी ताकत भी बिल्कुल दोनों के इत्तेहाद ने मिलकर बनाया। इस सबक को रखते हैं कि ये मामलात जो हैं ये रिजॉल्व होने चाहिए और ये डायलॉग के जरिए होने चाहिए, ये किसी भी एहतजाज की सूरत में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इशू सिर्फ सिंध के पानी चोरी करने का नहीं है। हमें बड़ा अफसोस होता है जब ये कहा जाता है जी कि सिंध का पानी चोरी नहीं होगा। बलोचिस्तान का पानी चोरी हो वो भी मेरा पानी है, पंजाब का पानी हो वो भी मेरा पानी है, सिंध का पानी भी मेरा है, केपी का पानी भी मेरा पानी है। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क इंतजार वली साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है, ये मुल्क चेयरमैन बिलावल भुट्टो का है। तो हमें ये इस सोच से नहीं आगे बढ़ना चाहिए कि चेयरमैन बिलावल तो पंजाब की करते हैं, चेयरमैन बिलावल तो पंजाब की पानी की सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पंजाब का पानी। हम चाहते हैं कि हमारा पानी जो है, हमारा जो हक है, हमारा जो हिस्सा है वो भी कम ना हो और कोई ऐसा गलत फैसला ना हो जिसकी वजह से वफाक कमजोर हो। अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब, कदा कलामी की माजरा, जिस तरह से अभी इख्तियार वली साहब की जानिब से कहा गया कि सिंध के पानी का एक बूंद भी हमने चुराने का ना कोई इरादा किया था और ना ऐसा कोई इरादा रखते हैं, तो अब ये मामला हल हो गया है, क्या समझ रहे हैं आप? खत्म हो गया ये मामला या इस पर दोबारा फिर बात हो सकती है? देखिए, अब तो उसकी मनसूखी की बात भी होनी है ना। इस चीज को तो सारे तस्लीम करते हैं कि हम पानी की कमी का शिकार है, हम 34-35 पानी पहले ही हमें कम मिल रहा है।
पंजाब को भी मिल रहा है, सिंध को भी कम मिल रहा है, बलूचिस्तान को भी कम मिल रहा है, केपी को भी कम मिल रहा है, सारे सूबे कमी का शिकार है। हम यही तो कहते हैं, ना तो कोई नया रिजर्वायर बना है, ना कोई नया डैम बना है, तो ये जो नई नहरें बन रही हैं, ये किसका पानी कटेगा? ये कसूर का कटेगा, चिनियोट का कटेगा, मियाँ वाली का कटेगा, गुजरात का कटेगा, किसका पानी? इख्तियार वली साहब, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि जो ये नहरें बनाने का एक फैसला कर लिया गया है, तो ये किसके पानी के थ्रू हो रहा है? कहाँ का पानी कटेगा तो जाके नहरें बनेंगी? मेरे ख्याल में हसन मुर्तजा साहब खुद वहां पर मौजूद हैं, और अगर इनको इस तरह के कोई क्वेश्चंस चाहिए भी हो तो देयर इज नो डिफरेंस एंड नो डिस्टेंस बिटवीन हसन मुर्तजा एंड अर्ल। सही। तो ये वहां पर जाके उनके साथ बैठ के वन बाय वन एक एक इशू को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये जो मेजर इशू था मेरे ख्याल में उस पर हम बात कर चुके हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क को बनाने, चलाने, उसको संवारने वाली जमातें हैं। अगर एक ने एटम बम का आगाज किया था तो दूसरे ने चला के दिखाया, एटमी कुव्वत बना के दिखाया। लेकिन इख्तियार वली साहब, अब बातें तो वहाँ से बहुत आगे निकल चुकी है ना। अब तो मामला जो है वो किसी दूसरी तरफ जा रहा है ना। वो तो जाहिर सी बात है, हम सब ने देखा, उसकी वजह से आज हम एटमी कुव्वत भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो जवाब है, जो सवाल है, वो अभी तक वहीं का वहीं है कि फिर आगे होने क्या जा रहा है। और दूसरी बात ये कि प्लानिंग का इसको फुकदान कह लें या क्या वजह थी कि जब मालूम था कि ऑलरेडी सिंध पानी को तरस रहा है, सिंध में पानी ऑलरेडी सही से मौजूद नहीं है, तो फिर इस तरह की प्लानिंग और ये कैनाल्स निकालने की बात है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई इतना केओस फैलाने की जरूरत है ही नहीं कि आगे क्या होने जा रहा है। नथिंग विल हैपन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं होगा, जो भी होगा ठीक होगा, कंसेंसस के लिए होगा। पाकिस्तानी अवाम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को मद्देनजर रखते हुए होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई चोरी कर सके या कोई चीज जो है वो छुपाई या मख्फी रखी जा सके। एनीवेज, ये रूटीन मैटर्स हैं, इस तरह उठते रहेंगे और उसकी डे टू डे जो है फायर फाइटिंग करनी पड़ी तो वो भी हम करेंगे साथ साथ। और सिर्फ हम नहीं करेंगे, हम दोनों जमातें करेंगे। तो फिर हम ये समझ लें, तो फिर हम ये समझ लें कि नए डैम बन सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? कि क्या हो सकता है? नए डैम बन सकते हैं। बिल्कुल, सारी चीजें जो है, ये तो देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि मतलब अगर आसिफ अली जरदारी साहब बैठेंगे, बिलावल भुट्टो साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं ये बात बहुत पहले करता था। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त टीवी टॉक शोज में बैठ के वो आवाज और टोन ऊंची कर लेते थे। मैं उनको कहता था कि यार, टोन ऊंची करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतनी देर है कि जिस दिन या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब या मियाँ नवाज शरीफ इनमें से किसी ने भी एक दूसरे को कॉल कर ली तो ये मसला रहेगा ही नहीं। और वही हुआ। और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद उन्होंने कहा कि इसमें इंटरवीन करें। हम क्यों इस तरह करेंगे कि किसी सूबे पे हम ये इल्जाम ले लें? अच्छा, मैं इख्तियार वली साहब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, उसके बाद में मैं टेक लेना चाहूंगी हसन मुर्तजा साहब का। आप नहीं समझते कि जो कमेटियां अब बनाई गई हैं, ये जो मीटिंग्स अब हो रही हैं, अगर ये पहले हो जाती हैं तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, इस मामले को इतना तूल ही ना मिलता? मैं वही आपको कहने लगा था, आपने सवाल जड़ दिया। मैं यही कहने लगा था कि कहीं ब्यूरोक्रेसियां भी होती हैं और फिर कहीं पे लेगेसीज भी होती हैं, कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, पॉलिटिकल हुकूमत नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो बहरहाल वो चमत्कार उनका जो है वो फेल हो गया है। और खैर आफियत से ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं तो कारकुन आदमी हूँ। मैं छोटी मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो पता होता है वो बता देता हूँ। हसन भाई को भी मेरा पता है। सही है। हसन साहब, अब ये डैम्स बनने जा रहे हैं, ये खुशखबरी तो चले मिली है, इन्हीं की तवस्सुत से मिली है। कालाबाग डैम पे आप लोगों के एतराज़ात हैं। अब क्या इस मामले को लेकर फिर कोई मसला खड़ा होगा? कौन सा डैम बनने जा रहा है, क्या समझ रहे हैं? देखें, ये सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। हमने कालाबाग को भी पॉलिटिसाइज किया। आज भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि इसे दूसरा कालाबाग ना बनाओ। इसको बैठ के जो भी करना है इसको एक कौमी इशू समझ के किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमने जितनी ज्यादा बयानबाजी की, कालाबाग डैम भी बैठ के अमल कर सकते हैं। ये मीडिया मैसेजिंग जो है ये इसको खराब करेगी। हम दोनों जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो भी चाहते हैं कि ये इश्यूज रिजॉल्व हो,
हम भी चाहते हैं ये इशू रिजॉल्व हो, तो फिर इसमें अबहाम क्या है? हम कह रहे हैं कि इस पे फौरी सीसीआई बुला ली जाए और उस पे सीसीआई ना बुलाने की वजह क्या है? ये हमने हमेशा देखा है, इसमें ताखीर हमेशा होती है, फिर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ जाते हैं। और अगर ये रेगुलर बुलाई जाती रहे और हर इशू को वहां पे टेकअप किया जाता रहे तो कोई इशू रहे ही ना। हमारा उससे किनारा कशी, उससे दूर भागना, पता नहीं वो किस मसले का शिकार हो जाते हैं, फिर हम ऐसी उलझनों में पड़े रहते हैं। होने के लिए टॉक शोज हो रहे हैं, कौम का भी टाइम जाया हो रहा है और अपना भी हम टाइम जाया कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हम इन चीजों को इससे हट के हल होना चाहिए और फिल फॉर हल होना चाहिए। ठीक है हसन साहब, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़रा खबर दे दें, फिर क्या लगता है आपको, आप क्या समझ रहे हैं, मामला हल हो गए? अब हमें नेक्स्ट शो इस पर नहीं करना पड़ेगा, या मजीद कोई और चैनल या मजीद कोई और जो प्रोग्राम है वो इस पर नहीं होने जा रहा? ये मामला हल हो चुके हैं आप दोनों के दरमियान? आप लोगों की क़यादत क्या कह रही है इस हवाले से? सबसे बड़ी खबर यही है कि ये नहरें नहीं बनने जा रही। ये मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, हम सारे लोग जो है मुहब्बे वतन है, हमें पता है कि इसके नुकसानात क्या हैं और ये मंसूबा फिजिबल नहीं है। ये नहरें नहीं बनने जा रही, ये मेरी खबर है। इसको आप देख लेंगे, थोड़े टाइम में आपके सामने आ जाएंगी। व्हाट्स योर स्टांस इख्तियार वाली साहब? वो तो कह रहे हैं नहरें नहीं बनने जा रही, आप क्या समझ रहे हैं? इनका स्टांस अपनी जगह पे दुरुस्त है। हम तो ये समझते हैं कि जो चीज़ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हो और उसमें अवाम की सलाह शामिल हो तो वही प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं। नहर बनेगी, डैम बनेगा, अवाम की सलाह से बनेगी। सिंध के अवाम से ताल्लुक हो तो सिंध के अवाम को ऑन बोर्ड रखा जाएगा, बलूचिस्तान से ताल्लुक हो तो उनको ऑन बोर्ड रखा जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब से हो तो उनको ऑन बोर्ड रखा जाएगा। वो ऑन बोर्ड होंगे, वो एग्री करेंगे तो बनेगा। आपने नाम वैसे ही काला बाग का ले लिया, जरूरी नहीं है कि कोई डैम बने और वो काला बाग हो। कोई सब्ज बाग भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है। और मतलब तो रिजर्वायर से है ना। ये हसन भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को, बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमों को हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं। और पॉलिटिसाइज जब वो हो जाते हैं तो उससे नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का होता है और पाकिस्तानी अवाम का। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा इख्तियार वाली साहब, एक और पॉइंट इस मामले से हटकर हमने देखा कि जो आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, मौलाना फजल रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर पीटीआई को झंडी दिखा दी गई है और कह दिया गया है कि जी अब ये मामला जो है ना वो जिस तरह से आगे बढ़े थे नहीं बढ़ सकते। तो क्या समझ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में जो ये एक और इत्तेहाद हम देख रहे थे कि होने जा रहा है वो होता नजर आ रहा है, अब किस तरह से पीटीआई टफ टाइम देगी? मौलाना साहब जो है वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जा सकते। मौलाना साहब दो चीज़ों के बारे में, आप उनके बारे में कुछ भी कहने, कोई भी इल्ज़ामात लगाने, इन्होंने माजी में बड़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मौलाना साहब एक आईनी मामलात पर और दूसरा अकीदे के मामलात पर वो कभी भी ना खुद को धोखा देते हैं ना किसी को धोखे में रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना के बीच में जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी वो बहुत वाज़ेह थी और मैंने ये बात बहुत पहले कह दी थी जब कोई नहीं कहता था। मैं कहता था कि मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ कभी भी आपको एक स्टेज पर नहीं मिलेंगे। दूसरे जो मौलाना ने डिमांड रखे थे वो पीटीआई कभी पूरे नहीं कर सकती। मौलाना ने उनको बोला कि इलेक्शन ऑडिट कराते हैं और शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा से करते हैं, क्योंकि मौलाना का जो मैंडेट चुराया गया है वो कहीं और नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। और उनका जो माल मसरूका है, जो चोरी शुदा माल है, वो मेरे, आपके या हसन भाई के घर नहीं पड़ा हुआ, वो पीटीआई और इमरान खान के घर में पड़ा हुआ है। तो वो कभी भी वो उसकी तलाशी नहीं लेने देंगे। एक नंबर 2, मौलाना के शान में जितनी हतक आमेज गुफ्तगू इन्होंने की है, किन किन लाहकों से और खिताबात से उनको नवाजा है। लेकिन इख्तियार वाली साहब तो हमें भूलना नहीं चाहिए 26वीं तरमीम के जब मामलात शुरू हुए थे तो उस वक्त तो दोनों पार्टियां एक पेज पर भी नजर आई हैं और बहुत सारी शिकें, बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो मौलाना ने पीटीआई के कहने पर ही खत्म करवाए थे। वो पेज जो था तो वो मेरे ख्याल में कोई 48 घंटे भी कायम नहीं रह सका, फिर फट गया था। आपने वो भी देखा, फटा पोस्टर। तो वो इनका पेज जो है ये किसी, इनका पेज आपस में, ये एक पेज पे नहीं है, ये किसी और के साथ किस पेज पे इकट्ठे होंगे। सबसे पहले तो इनको बताएं पीटीआई वालों को कि ये एक पेज पे खड़े होके दिखाएं आधे घंटे के लिए अली अमीन और अलीमा खान आपा और ये बुशरा बीबी
ये असद कैसर, ये उमर अयूब, ये शेर अफजल मरवत, वो दूसरा जो है आतिफ खान, ये सब, अच्छा वो मियां अजहर का जो बेटा है हमाद अजहर, वो ये सारे इनको बोले जरा एक कमरे में इकट्ठे होकर आधा घंटा गुजारने, लेकिन ये आपस में एक पेज पे नहीं है तो बाकी क्या होंगे। और आपने देखा कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पीटीआई, ये मुनाफिक लोग हैं, ये मुनाफिकत करते हैं, सामने आके कहते हैं कि जी हमारी मर्जी का ड्राफ्ट बन गया है, वो ड्राफ्ट जो हम चाहते थे हमने वो तैयार करवाया हुकूमत से, लेकिन हम वोट फिर भी नहीं देंगे। अब ये कोई बात है? ये कोई मतलब मंतक है? कोई तरीका होता है? कोई इंसानियत होती है? मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, हमने कमिटमेंट की है कि अगर हुकूमत ड्राफ्ट इस तरह तैयार करेगी तो हम वोट देंगे। सही। उन्होंने सपोर्ट भी किया, उन्होंने वोट भी दिया। तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं। ये जो करते वो मुनाफिकत है, ये गेमिक्स करते हैं। ठीक है, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद थे। इख्तियार वली साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा ने वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नहरों का मामला किस करवट बैठेगा ये काफ़ी हद तक वाज़े होता नजर आ रहा है। अलबत्ता ये खबर ज़रूर सामने आई है, इख्तियार वली साहब बोल रहे हैं कि भाई डैम बने जा रहे हैं। अब वो डैम कौन सा होगा, वो काला बाग होगा या सब्ज डैम होगा, उसके हवाले से कुछ भी कहना भी कबल अज़ वक्त है। इसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे साथ दोनों का रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा अहम मामला हज के हवाले से डिस्कस हो रहा है। कोटा कितना था, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग रह गए हैं पीछे और क्या उनमें गम गुस्सा पाया जाता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सरदार साहब जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा मसला एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है, जाहिर सी बात है इतने लोग हैं, 60,000 से ऊपर आज़मीन हज हैं जिनके लिए भी कुछ पता ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है। सबसे पहले ये बताइएगा कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, कोताही कहाँ से हुई है? देखिए जी मारूख, ये कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉलिसी बनी थी या इससे पहले भी जिस तरह के पाकिस्तान के वजारत हज की जो पॉलिसी हज के हवाले से, उसमें कुछ लोग कुछ परसेंटेज सरकारी हज स्कीम के तहत जाती है और कुछ जो होते हैं फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो इस साल जो सऊदी तालीमात के मुताबिक भी उसी जो पॉलिसी बनी, जो नवंबर में पॉलिसी का अनाउंस हुआ, तो 50% जो थे वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाने थे और 50% जो थे वो सरकारी स्कीम के तहत। ये अदद जो बनता है 89,605 का बनता है, 50% ठीक है। जहाँ तक जो आगे जो मतलब उस पर अमल दरामद की बात थी और उसमें उसके मुताबिक जो सरकारी स्कीम भी शुरू हुई और प्राइवेट ने भी काम शुरू किया, तो सऊदी जो इस्लाहात है, जो नया निज़ाम है, उसके मुताबिक उन्होंने ये हिदायत दी थी कि जो आपका एक मुनज़्ज़म होगा वो 2000 अदद का होगा कम अज़ कम। और ये पिछले साल 12 ज़ुल्हज को उन्होंने लास्ट हज के बाद ये ऐलान कर दिया था और उसके मुताबिक यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को भी ये इतला मिली थी। तो इन्होंने भी यानी लास्ट ईयर तो 500 का क्लस्टर था, तो 2025 के लिए 2000 का क्लस्टर बनाना था। तो इस सिलसिले में यानी जो प्रोसीजर है वो शुरू था उसी वक्त से, यानी दूसरे लास्ट ईयर के हज के बाद। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी नवंबर में ऐलान हुआ, तो फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लोग SPA से मुतालिक ये सिंध हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा हमें RL आप इस तरह का इशू करें जिस पे वजारत हज ने, वजारत मजहबी उमूर ने ये कहा कि हमें जो सऊदी तालीमात हैं हम उसके मुताबिक, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ, उसके मुताबिक RL इशू करेंगे। सरदार साहब कता कलामी की माजरत, तो कता कलामी की माजरत, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। जी, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि फिर इसको अनाउंस करने में देर हुई है, इसको समझाने में देर हुई है, या इसकी तशहीर उस तरीके से नहीं की गई? क्योंकि जो आज़मीन है उन्होंने तो वक्त पर अरबों रुपया अदा कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जी उनको या तो पैसे वापस किए जाएंगे या वो कोटे में कहीं एडजस्ट किए जाएंगे। तो ये मामला किस तरह से हल होगा? नहीं, जो आपने जो
देर की बात की है, मेरा ख्याल है देर तो कोई नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2024 का जो भी हज गुजरा है वो भी उस नए निज़ाम के तहत गुजरा है। फिर उन्होंने उसके बाद ही जो 12 ज़ुल्हज को वहाँ ही से ऐलान करके बता दिया कि आइंदा के लिए जो आपकी कंपनी होगी, जो मुनज़्ज़म होगा, वो तकरीबन 2000 का होगा। एक तो वो बात उस वक्त से शुरू। दूसरी जो नवंबर में हज पॉलिसी पास की गई है उसके मुताबिक बाकायदा इनको सारे वाज़े तौर पर जो डेडलाइन दी थी, तो ये सरकारी स्कीम दूसरे दोनों के लिए दी थे। आगे चलते हुए जिस वक्त जो सरकारी ऐलान मतलब एडवर्टाइजमेंट हुई सारी चीज़, अब जो बात है कि ये 67,000 जो लोग हैं अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये तो उस सऊदी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इन्होंने जो अदायगियाँ नहीं की थी, इनके पैसे बर वक्त नहीं पहुँचे थे, तो वहाँ उसकी क्लियरेंस नहीं की गई और 13,000 हुए थे। और जिस वक्त मैं आया तकरीबन मार्च में, मुझे पता चला तो मैं वज़ीर आज़म की इजाज़त से वहाँ तो ये क्लियरेंस जो नहीं हुई है, ये टूर ऑपरेटर्स का मसला है या किसी और का मसला है, इसके लिए फिर क्या किया जा रहा है कि गलती जहाँ से हुई है, जहाँ से ये जनरेशन हुई है, उसके बारे में तो पता चल सके ना, क्योंकि जो पीछे 67,000 आज़मीन हैं उनका क्या होगा? इसके लिए तो पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाई, उन्होंने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, वो वज़ीर आज़म को पुटअप करेंगे, जो भी ज़िम्मेदार हुआ उस पर कार्रवाई होगी। ताहम जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जो तकरीबन 66,000 या 67,000 हाजी रहते हैं, उनका मसला है। हमारी तरफ से तो इसकी कोशिश जारी रही, हमारी तरफ से कोशिश रही, जिसकी वजह से नायब वज़ीर आज़म जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं हमारे इसहाक़ डार साहब, उन्होंने वहाँ के उनके वज़ीर ख़ारजा से डायरेक्ट रब्ता किया, जिसके नतीजे में 10,000 मज़ीद इनको मिल गए। वरना इन्होंने जो उस डेडलाइन तक सिर्फ 13,500 की जो क्लियरेंस ली थी, बाकी 10,000 उसके बाद मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 10,000 भी कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है ना सरदार साहब। 10,000 फिर भी 50,000 समझे कि 45,000 तो अपनी जगह है, अगर 10,000 अकोमोडेट कर भी देते हैं। बात सुने, बात यह है कि सऊदी हुकूमत ने 1,79,210 का कोटा दिया था, और यहाँ जो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट टूर ऑपरेटर को 50% कोटा अलॉट कर दिया। सरदार साहब, अगर आपकी बात मान भी ली जाए, जो 10,000 का एक इजाफा किया गया है, उनको अकोमोडेट किया गया है, तो उसके बाद 57,000 जो रह गए फिर उनका क्या होगा? 57 नहीं रहते। मैं आपको शायद इसमें कन्फ्यूजन में, एक्चुअली जो इनका 89,605 का कोटा था, जिसमें इन्होंने सिर्फ 13,500 क्लियर किए थे जो 21 फरवरी तक। उसके बाद हमारी कोशिश से 10,000 मजीद उनको जो मिला, तो ये 23,000 बन गया इनका। अब उसको ये सारा मिलाकर अब भी 67,000 रहते हैं। अच्छा, और वो जो कोटा इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक ये लेकर इनकी जिम्मेदारी बनती थी, जाना था। ये सारी जो चीज़ें जिम्मेदारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की है। सरदार साहब, वो आपकी बात 100% ठीक है, आपकी बात सर आंखों पर जी, लेकिन ये जो अब ये रह गए हैं आज़मीन, मैं कह रही हूँ आपकी बात सर आंखों पर, आपकी बात बिल्कुल ठीक बजा है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि जो रह गए हैं, जो पैसे बाकी हैं, वो उन तक पहुँचाए जाएंगे या उनको फिर कोटे के तहत मजीद कोई अकोमोडेशन होगा, इजाज़त मिलेगी कि वो इस साल हज कर सकें? उनका होने क्या जा रहा है, उनको तो क्लियर करें कम अज़ कम। इस वक्त देखें जी, सऊदी हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है वो पूरी के लिए बनाती है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं बनाती। और उन्होंने जो टाइम लाइन वगैरह दिए है वो पूरी दुनिया के लिए दिए, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के हाजी रहते हैं बल्कि इंडिया के 52,000 हैं, इसी तरीके से जो बांग्लादेश के हैं, नाइजीरिया के हैं, इजिप्ट के भी हैं, बहुत सारे ममालिक के तकरीबन 2-3 लाख के लोग हैं जो क्लियर नहीं हो सके। इस वजह से जो ये जिम्मेदारी होली सोली तो खैर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की बनती थी, क्योंकि इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है और इनका एग्रीमेंट आपकी बात फिर अपनी जगह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर टूर ऑपरेटर्स क्यों वजीर आजम साहब की जानिब देख रहे हैं कि आप कुछ कीजिए? इसकी फिर क्या वजह है? ना, टूर ऑपरेटर वो तो पहले भी बात हुई, हम वजीर आजम साहब के नोटिस में लाए, उन्होंने तो कोशिश की, अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर
मज़ीद अगर इनको टाइम मिल जाता है, एक्सटेंड हो जाती है डेट, तो वो तो हमारे हाजी जाएँ, ये तो हमारी ख्वाहिश है। हम भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ तो हमारी वजारत भी कोशिश कर रही है। तो अब असल मसला तो हमारा भी यही है, हम भी ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के हाजी हैं, उनको जाना चाहिए था, और जो इनकी जिम्मेदारी थी अगर बर वक्त ये वहाँ पर जो अदायगियाँ कर देते तो आज यानी ये वक्त भी ना देखना पड़ता। ठीक, मुझे बस लास्टली शॉर्टली जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बस शॉर्टली मुझे काइंडली बता दीजिएगा सरदार साहब कि ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है, वो जो पैसे हैं वो वापस होंगे या उनकी मद में अदायगियाँ हो सकेंगी? बस मुझे शॉर्टली ये बता दीजिएगा, जो देखने वाले आज़मीन उनके लिए जो बहुत परेशान है। देखो, जो अदायगियाँ इन्होंने की हैं, जो बाकायदा ई वैलेट के जरिए अदायगियाँ हुई हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो उनके पास मौजूद हैं। वो अगर उनको इजाज़त नहीं मिली तो वो पैसे ये हक रखते हैं वो वापस होंगे। जो उससे हटकर अगर कोई होगा जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, वो इनकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन जो सऊदी अरब के या सऊदी गवर्नमेंट के जो अकाउंट में, जो मिसार में जो ई वैलेट के ज़रिए जो रकम गई हैं, वो तो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो वापस मतलब इनको मिलेंगी। बाकी चूँकि प्राइवेट इनका अपना इंतज़ाम होता है, वो इनको पता होगा। बहरहाल जो अगर रिकॉर्ड का हिस्सा है तो वो ज़रूर मिलेंगे, जो रिकॉर्डेड हैं वो ज़रूर मतलब इनका हक भी बनता है और वो वापस होंगी। नाज़रीन, हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर। कोशिश की है कि उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, आगे आने वाले दिनों में ये मामला किस हद तक हल होता नज़र आएगा, उन्होंने इस हवाले से बताया है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। नाजरीन, इस्लाम के 5 सुतून में हज का फरीज़ा सबसे ज़्यादा मुशक्क़त भरा होता है और इसके लिए न सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत बल्कि साथ साथ माली क़ुव्वत भी दरकार होती है। लेकिन मुसलमानों की अल्लाह के घर से मोहब्बत उसे यह एहसास दिलाती रहती है कि ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर काबतुल्लाह की ज़ियारत करनी ही चाहिए। साहिब इस्तिताअत जहाँ ज़िंदगी में दसियों हज बड़ी आसानी से कर लेते हैं, वहीं पर ये सकत ना रखने वाले सालों पाई जोड़कर उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब मतलूबा रकम पूरी हो और वो भी अल्लाह के घर जा सकें। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हों, हज ऑपरेटर्स पैसे ले चुके हों, सफरी सहूलियात के लिए रकम जमा करवा दी गई हो, खैमों के लिए जगह खरीदी जा चुकी हो और रिहाइश का बंदोबस्त भी हो चुका हो, पीछे सिर्फ वीज़ा रह जाए जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो और अचानक मुल्क के वज़ीर मजहबी उमूर आकर ये ऐलान कर दें कि जी रवां साल पाकिस्तान से प्राइवेट हज स्कीम के तहत 23,620 अफराद हज का फरीज़ा अदा कर सकेंगे। बाकी 65,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के हज का क्या होगा, इस पर कोई बात ना की जाए। कोशिश करती हूँ कि देखने वालों को आसान अल्फाज में बता सकूँ कि आखिर मसला हुआ क्या है। तो जनाब, बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के लिए रवां साल मजमूई तौर पर हज कोटा तकरीबन 1,80,000 अफराद का था, जिसमें से आधे अफराद सरकारी और आधे प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए फरीज़ा हज अदा करने वाले थे। लेकिन वजारत मजहबी उमूर की जानिब से अचानक से एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि इस साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत 23,620 अफराद ही हज पर जा सकेंगे। बाकी रह जाने वाले तकरीबन 67,000 अफराद नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के ना जाने की वजूहात के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसके बाद से आज़मीन हज में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हुकूमती नाअहली पर तूफ़ान बरपा है। अवाम किसी न किसी तरह से अपना गुस्सा निकालते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से तहकीकाती कमेटी तो बना दी गई है, जो कि शायद हमारी हुकूमतों के लिए सबसे आसान काम है। अब तहकीकात जो भी कहें, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि 67,000 लोगों के दुख का मदावा करेगा कौन? हज इंतजामात की मद में डूबती हुई नजर आने वाली रकम क्या वाकई डूब जाएगी? अल्लाह ना करे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती हलकों से आवाज़ आई है कि रह जाने वाले आज़मीन हज परेशान ना हो। पाकिस्तानी हुक्काम का सऊदी हुक्काम से राबता हो गया है और ये मुतालबा किया गया है कि आज़मीन हज को इस साल कोटे के मुताबिक हज करवाया जाए या फिर उनको रकम वापस की जाए। और एक ऑप्शन ये भी रखा गया है कि वो ये रकम शायद अगले साल हज के लिए एडजस्ट कर देंगे, जो कि बज़ाहिर एक इंसानी समझ से नामुमकिन नज़र आता है। क्या ऐसा करना आसान है? क्या रह जाने वाले आज़मीन को रकम की अदायगी हो सकती है या फिर ये रकम अगले साल के हज के लिए एडजस्ट की जा सकती है?
इसी मामले पर नाजरीन बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी साहब। सर वेलकम करेंगे आपको, कैसे मिजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर अशरफी साहब, क्या समझ रहे हैं, ये हर साल का एक मसला होता है, कभी हम देखते हैं इंतजामात के इशूज़ बनते हैं, कभी कोई मसला होता है, लेकिन इस दफ़ा जो मसला बना है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता नज़र आ रहा है। इस साल हुकूमत पाकिस्तान से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, इसका फिर सद्देबाब किस तरह से किया जाएगा, आप लोगों तक क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नहीं, हुकूमत की तो इसमें कोई गलती नहीं है, हुकूमत का तो इसमें क्या कसूर है। अगर प्राइवेट जो हज ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, या उसके लोगों ने प्रॉपर अंदाज में जो नीचे उनके 904 एचपीओ हैं उनमें से 890 या 880 को सही मालूमात नहीं दी गई, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। जो मुआहिदा किया है वो हुकूमत ने और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे ने सऊदी हुकूमत के साथ 22 दिसंबर को किया, उसमें दोनों के दस्तखत है। ठीक है। तो हुकूमत की या वजारत की जो गलती है वो जरूर ये है कि उन्हें इजाजत देनी चाहिए थी कि बर वक्त जिस तरह उन्होंने अपनी बुकिंग शुरू की थी, प्राइवेट भी बुकिंग शुरू करते। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है तो मैं बड़े माफी के साथ ये बात कहूँगा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इसमें जिम्मेदारी दोनों तरफ आएगी, हुकूमत पे भी आती है और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजेशन की जो क़यादत है उस पर भी आती है। तो दूसरा ये भी हुआ कि वजारत मजहबी उमूर को और जो हज ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए था कि वो इसकी तशहीर करते कि 14 फरवरी आखिरी तारीख है। ये दोनों ने ये काम नहीं किया, और वो क्या कहते हैं कि जब बुरा वक्त आ जाए उसके ऊपर जाके हज ऑर्गेनाइजेशन ने वजारत के खिलाफ एक स्टे ले लिया, उससे सारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो गया। फिर हज ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग जो प्लाट अलाटमेंट थी उसमें जो फीडिंग करने वाले थे उन्होंने माशाल्लाह अक्लमंदी की आखिरी इंतहा की और 13 प्लाट कैंसिल करवा दिए। तो ये इतना सादा नहीं है कि हम कहते हैं हुकूमत जिम्मेदार है या सऊदिया जिम्मेदार है या हज ऑर्गेनाइजर में से अगर जिम्मेदार है तो फिर 10 से 12 लोग जिम्मेदार है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है। वो बेचारे तो रो रहे हैं बैठे, उन्होंने तो पैसे जमा किए हैं, उनके दफ्तरों पे हाजी आ रहे हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा वजीर आजम साहब की कमेटी जो है उसने जो फैसला किया वो कौम के सामने आना चाहिए, और जिन लोगों की वजह से ये हुआ है उन्हें तो लटका देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन जो है वो एक दिन होगा। अल्लाह ना करे कि जिस वक्त ये बात हम सुने कि 68,000 हाजी रह गया है। ठीक है, हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद, पाकिस्तान उलमा काउंसिल। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम मामला, एक ऐसा मामला इस वक्त जिस पर तमाम आज़मीन हज की नज़रें हैं कि आखिर जो उन्होंने इतना पैसा जमा किया है कहीं वो डूबता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, और अल्लाह ना करे, हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाकई में कोई खुशखबरी सुनाई जाए, या तो वो फरीज़ा हज अदा कर सकें या जो उनका पैसा है वो उनको किसी न किसी सूरत में वापस मिल सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुंचा है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।